हाँ तो दोस्तों, वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका स्वागत करता हूँ। और हमने जैसे हमारा वॉइस का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है और वॉइस में जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं मैं उन्हें सॉल्व करते जा रहा हूँ। अब जैसा आप लोगों का मैसेज मेरे पास आया था, हमारा अगला टॉपिक होगा टेंस, ठीक है। और टेंस के बाद एक एक करके, ठीक है, जैसे इसके बाद मैंने सोचा कि टेंस के बाद मैं नरेशन कर दूंगा, उसके बाद एडवर्ब कर दूंगा, एडजेक्टिव कर दूंगा, उसके बाद जो भी हमारे सेक्शन जैसे होते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उनको करने के बाद ठीक है लास्ट में नाउन या प्रोनाउन भी देखा जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी कम होता है। उसके बाद एडवांस इंग्लिश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे पैसेज कैसे बनाना है, सेंटेंस कनेक्टर कैसे बनाना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे बनाना है। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। लेकिन आज इतना बोलने का कारण ये है कि पूरे पढ़ाई का हमारा बेस होता है टेंस। इस बात को आप समझ लीजिए, इंग्लिश का बेस होता है टेंस। आपको टेंस पहले पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें सबसे बेस है इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचान और टेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचान तो लगभग काफ़ी लोगों को आता है, अगर नहीं आता होगा वो भी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं एक बेसिक क्लास भी उस पर दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं। लेकिन अगर वो आता होगा तो हमारा अगला बेसिक इंपॉर्टेंट होता है टेंस। सबको टेंस आना चाहिए, ठीक है। टेंस हम लोग दो स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। टेंस की जो हमारी पढ़ाई होगी वो दो स्टेप में पढ़ाई होगी। सबसे पहले मैं कुछ क्लास लूँगा लेवल 1 का। लेवल 1 को कहा जाए बेसिक। बेसिक कहने का अर्थ होता है कि इसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश बताऊंगा। एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंग्लिश लिखने में या इंग्लिश बोलने में। आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश आप लिखते हैं, सबका बेस आपके पास बेसिक टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल 2। लेवल 2 में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस। अब बात ये होती है कि एडवांस लेवल क्या करता है। तो देखिए, एक बात होती है इंग्लिश लिखना और एक बात होती है शुद्ध इंग्लिश लिखना, एरर फ्री इंग्लिश लिखना, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश लिखना सिखलाता है, ये आपको इंग्लिश बोलना सिखलाता है और ये आपको इंग्लिश एरर फ्री कर देता है। परफेक्ट इंग्लिश आपको करता है, कहाँ पे किस वाक्य की एग्जैक्ट आवश्यकता है। देखिए, ऐसा कई बार होता है हमारे यहाँ कि लोग इंग्लिश बोलते समय या फिर लिखते समय काम चलाऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ काम चलाऊ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ एग्जैक्ट सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों स्तर मिला के आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपने बेसिक इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। 1 से 2 वीडियो हमारा बेसिक जाएगा, उसके बाद हमारे 4 से 5 वीडियोस जाएंगे एडवांस लेवल के। उसके बाद हम लोग एक वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर जैसे होगा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टेंस के पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को जंप करके नहीं देखिए, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल क्लासरूम की तरह आप उसे कोशिश कीजिए कि आप उसे पूरी तरह से देखिए, आराम से, ठीक है, पेशेंस के साथ। किसी भी पढ़ाई में एक आदमी का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोग जंप करते हो तो काफ़ी फ्लो को आप लोग छोड़ देते हो। कई बार कोई भी टीचर, मैं या कोई भी टीचर, कई छोटी छोटी ऐसी बातें बोलता है बीच में या फिर पॉइंट को नोट करवाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरी तरह देखा कीजिए और लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। चलिए अब हम लोग आते हैं टेंस के बेसिक लेवल पे। देखिए, टेंस को अगर ठीक से देखा जाएगा तो हमारे पास टेंस 12 है। देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखते हैं देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। हमारे पास 12 तरह के टेंस हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गौर से देखा जाएगा हमारे पास 12 तरह के टेंस है, जिसमें से मैंने 4 यहाँ लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। अब पूरे 12 को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 4 आपने नोट कर लिया है तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग को 5 कर दूँ, यहाँ नंबरिंग को 6 कर दूँ, यहाँ नंबरिंग को 7 कर दूँ और यहाँ नंबरिंग को
8 कर दूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, सभी प्रेजेंट को वाइप करके यहाँ पे कर देना है पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पे कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे कर देना है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमारे पास ये हो गए 8। चलिए अब अगर मुझे इसे 9 करना है, इसे 10 करना है, इसे 11 नंबर और इसे 12 नंबर करना है, तो फिर मुझे कुछ खास नहीं करना है, मुझे इन्हें फ्यूचर में चेंज कर देना है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास टेंस के टाइप्स जो हम लोग 12 कहते हैं उसमें से 4 टाइप के ही टेंस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम हमारे पास 3 है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 3 into 4 हमारे पास टाइप कितने हो गए? 12। ठीक है, हमारे पास 12 तरह के टेंस हैं। 12 तरह के टेंस को अगर आपने नोट कर लिया होगा तो एक बार और मैं इसे शॉर्टकट तरीके में आपको कर देता हूँ जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, देखिए आपके पास है टाइम और आपके पास है टेंस। टाइम आपके पास 3 है। पहला आपके पास टाइम है प्रेजेंट, वर्तमान समय। दूसरा आपके पास टाइम है पास्ट, भूतकाल का समय। तीसरा आपके पास टाइम है फ्यूचर, भविष्यकाल का समय। टेंस आपके पास 4 हो गए। इसमें हमारा पहला हो गया इंडिफिनिट, दूसरा हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास हो गया परफेक्ट और चौथा हमारे पास हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब आप प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, तो हमारे पास 12 टाइप्स हम लोग को इसके साथ पढ़ने हैं। ठीक है, तो 12 टाइप्स का हम लोग अलग अलग पढ़ाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिए। इंडिफिनिट को ही सिंपल भी कहा जाता है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिंपल। से अगर कोई बोलता है सिंपल प्रेजेंट तो वो समझिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। अगर कोई बोलता है सिंपल पास्ट तो वो पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। कोई बोलता है सिंपल फ्यूचर तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट की बात कर रहा है। वास्तविक नाम इंडिफिनिट ही है, एक बोलचाल की भाषा में उसे हम लोगों ने बना लिया है सिंपल। तो कई बार हम लोग भी बोल देते हैं या फिर कोई भी राइटर लिख देता है, तो यहाँ पे माइंड में रखिएगा इंडिफिनिट को ही सिंपल कहा जाता है। ठीक है, नाम क्लियर हो गया। आपको एक एक स्टेप याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि टेंस हमारे पास हमें 12 तरह के टेंस को पढ़ना है। 12 तरह के टेंस को पढ़ने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो सबको याद रहता है। आपको याद रखना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतने के स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद होने चाहिए। चलिए अब इनके बाद हम लोग आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। चलिए हम लोग हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। देखिए, टेंस एक ऐसा सेक्शन है ना जिसे आपको बहुत ही आराम से, ठीक है, बिना किसी हड़बड़ी के स्लोली पढ़ना होगा। ठीक है, और इसको एक बार अगर आप समझ जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें अपने आप में क्लियर हो जाती हैं। मैं हेडिंग देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हर एक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा टाइप्स है इसमें। ठीक है, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए एक एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहचान। इसे पहचानना कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, पहचान। देखिए ये पहचान इसलिए पढ़ाई गई कि आपको, जैसे हम लोग के पास हिंदी है, हम लोग हिंदी पहले बोल लेते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो ये जो आपको पहचान बताया जाएगा ये आपको हिंदी टू इंग्लिश में बतलाया जाएगा कि अगर आप कहीं किसी वाक्य को पढ़ते हैं या फिर आपको लिखना है या फिर आपको बोलना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर किस टेंस का प्रयोग करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पहचान। तो यहाँ पे ठीक है, पहचान में इसको दिया गया ता है, ती है, ते हैं, ETC। ठीक है,
ता है, ती है, ते है इत्यादि को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, आप अपने दिमाग में सोचते रहिए कि आज के बाद से आपको उसको लिखना होगा या बोलना होगा तो आपको इस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं आगे और ज़्यादा एलोबरेट करता हूँ इसको। चलिए अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, गौर से देखा जाएगा। पहला स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लगाता हूँ प्लस या माइनस। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट वाक्य में हो भी सकता है और वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहे ही वाक्य में, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि वर्ब 1 कहाँ और वर्ब 5 कहाँ, ठीक है, ये आप हमेशा माइंड में रखा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बतला देता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंगुलर, कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आपको वहाँ वर्ब के 5 का 5वें रूप का इस्तेमाल करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपको वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, याद रखा जाए। यहाँ पे याद रखिएगा कि आई को प्लूरल माना जाता है, आई सिंगुलर होते हुए भी उसको प्लूरल माना जाता है। उसके साथ वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे, 5वें रूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही हो गया सिंगुलर है, सी, ही, सी, इट, या फिर मैंने बोल दिया बॉय बोल दिया, मैंने गर्ल बोल दिया, मैंने स्टूडेंट बोल दिया, मैंने कोई भी सिंगुलर शब्द का सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया, आपको वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करना है। मैंने प्लूरल किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, आपको वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करना है। वर्ब के 5वें रूप में एस या ई एस लगता है। वर्ब का पहला रूप वर्ब का बेसिक रूप होता है। जैसे गो वर्ब का पहला रूप है, गोज वर्ब का 5वां रूप है। चलिए, क्लियर है। तो इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पे आया। अभी आप इसे ध्यान से देखिए आगे, अभी और चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। इसमें स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर है, निगेटिव। अगर इस वाक्य में आपको ना लगाना है तो सीधे ना नहीं लगाते हैं। स्ट्रक्चर ज़रा देखिए, कुछ ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसके वर्ब 5 की आवश्यकता नहीं है, वर्ब 5 की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉरी, माय फॉल्ट, यहाँ पे मेरा मिस हो गया कि यहाँ पे जब मुझे नॉट लगाना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, हल्का सा यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। नॉट मुझसे मिस हो गया था। डू या डज का प्रयोग करते हैं नॉट लगाने के लिए। ठीक है, फिर से देखा जाए नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सर ऐसा हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट पर फिर लगाता हूँ प्लस या माइनस। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। मतलब अगर आपको इसमें नॉट लगाना है, ता है ती है वाले वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो आपको वहाँ पे डू अथवा डज का प्रयोग करना होगा। डू कहाँ और डज कहाँ, आसान सा चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़। जब चीज़ें सिंगुलर थी तो आपको डज का प्रयोग करना था। आ रहा है ये कैमरा में, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पे डज का प्रयोग करना है, और कुछ चीज़ें प्लूरल रहेंगी तो आपको यहाँ पे डू का प्रयोग करना है। बात एकदम क्लियर है। जैसे बॉयज़ है तो वहाँ डू लगेगा, बॉय है तो वहाँ डज लगेगा, स्टूडेंट है तो वहाँ आपका डज लगेगा, स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे डू लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। जब डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं तो आगे वर्ब का सिर्फ और सिर्फ पहला रूप रहता है। किसी भी तरह के 5वें रूप का टेंशन यहाँ पे नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने इसके ऊपर प्लस या माइनस लगाया हुआ है। दो तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए। ये हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका आगे क्या आ जाएगा, डू अथवा डज आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस या माइनस। देख रहे हैं, दिख रहा है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी वाक्य में ता है, ती है, ते है आए तो इस 3 तरह के वाक्य को आप बना सकते हैं और इसी स्ट्रक्चर पे आपको
प्रयोग करके बनाना है। मैं एग्जाम्पल के साथ आगे आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। पहले आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। जब डू या डज नहीं होते हैं तो सिंगुलर के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगेगा और सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। जब वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद कभी भी वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग होता है, किसी और वर्ब के रूप का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में कहीं पे भी अगर डू या डज आपने लगा दिया, प्रयोग कर दिया, तो आपको उसके बाद वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग करना है। क्लियर है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए, जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है मैं इसे यहाँ से वाइप करता हूँ। अब देखिए इस पे वाक्य हमारे पास कैसे आते हैं। चलिए, जैसे बोली जाने वाली भाषा को देखते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। जैसे हमने किसी को कुछ बताया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। किसी बात पे बोले जाने वाली भाषा हम लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कि इंग्लिश क्या होगा? तो ऐसा होता है। पहले तो पता है कि भाई साहब ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर लगाना होगा। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस बात को समझा जाए ध्यान से। मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। एक सेंटेंस ऐसा लिखा जाए, ऐसा होता है। तो यही भाई साहब वर्ब है। हिंदी का वर्ब यही है, जिस अंत में ये शब्द लगे होते हैं, जो टेंस का पहचान होता है वही वर्ब होता है। तो आप बताइए पहले होना का इंग्लिश क्या होता है? अगर आपको होना का इंग्लिश ही नहीं पता है तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो बेसिक कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। होना का जो इंग्लिश होता है वो होता है हैपन। क्या होता है? हैपन, HAPPEN। हैपन का अर्थ होता है होना, ठीक है। अब ऐसा जब जनरली कुछ हम लोग बोलते हैं वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सर इट, और इट तो सिंगुलर है सर, सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के कॉन्सेप्ट लगाएंगे 5 बार, तो क्या लगा देंगे? हैपेंस, इट हैपेंस। बन गया सेंटेंस। अगर हमको ऐसा बोलना है कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है तो स्ट्रक्चर अब तुरंत आप कहाँ जंप कर जाएंगे? नेगेटिव वाले पे। कहाँ जाएंगे? नेगेटिव वाले पे। और आपको इसको ऐसे बनाना होगा, गौर से देखा जाएगा, इट डू या डज। आप बताएंगे डू या डज? डज, ठीक है, डज। आगे क्या लगाना है? नॉट। अब डज नॉट के बाद आपको बताना है हैपन या हैपेंस। हैपन या हैपेंस, वेरी गुड। वर्ब का पहला रूप है, तो इट डज नॉट हैपन। इट डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। अब पूछना है आपको कि क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? ठीक है, तो आसान सा सवाल है, क्या ऐसा होता है? फिर आपको पता है कि अंत में ता है। जैसे अंत में ता है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है हम लोग को, हम लोग के स्ट्रक्चर से मतलब है। और अंत में यहाँ पे क्या, ये तो एक तरह का सवाल है, ठीक है। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क हम लोग जरूर लगाते हैं, तो हम लोग उसको ऐसे बना देंगे, डज इट हैपन, क्वेश्चन मार्क। बन गया। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कहते हैं कि राम 6ठी कक्षा में पढ़ता है। सवाल आपको दिया गया, राम 6ठी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। पहले आप इस सेंटेंस को नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को देखते चलिए। और बड़ा ही छोटे स्तर से पढ़ाई को शुरू करना पड़ता है, तो पढ़ाई अपने आप आगे जाके सही हो जाती है। चलिए, अब अगर आपको एक और सेंटेंस ऐसा दिया गया, राम 6ठी कक्षा में पढ़ता है। गौर से देखा जाएगा, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो आपको सबसे पहले मतलब है सब्जेक्ट से, राम से, और आपको मतलब है इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको मतलब है राम से और वर्ब से, पढ़ता है। सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे राम पढ़ता है, क्योंकि मुझे ता है, ती है, ते है से मतलब था, ठीक है। अगर सीता होती तो मैं यहाँ पे लिखता सीता 6ठी कक्षा में पढ़ती है। राम और श्याम होते तो मैं लिखता राम और श्याम 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। मुझे पहला मतलब है सब्जेक्ट से और अगला मतलब है उस वर्ब वाले हिस्से से। गौर से देखिएगा, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए। बीच वाले चीज़ों से आपको पहले मतलब नहीं है, वाक्य बनाना पहले सीखिए। हम लिखेंगे राम, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, पढ़ना का इंग्लिश
कुछ लोग रीड्स लिखते हैं, कुछ लोग स्टडीज़ लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आपको जो अच्छा है वो लिखिए। आप यहाँ पे लिख दीजिए रीड्स, READS। अगर आप स्टडीज़ भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अर्थ एक ही आएगा। राम रीड्स, रीड्स क्यों, वर्ब का 5 वर्ड लगाएंगे, आपका वाक्य बन गया, राम पढ़ता है, राम रीड्स। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है, छठी कक्षा में का इंग्लिश इन क्लास 6th, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए इन क्लास 6 या फिर इन स्टैंडर्ड 6। बन गया सवाल। ऐसे सवाल को बनाना है, सवाल चाहे कितना भी लंबा आए, सवाल कैसा भी है, सेंटेंस बनाने आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो मैं इस पे एक दो और सवाल आपको बनवा देता हूँ। चीज़ों को देखें, मैंने पहले ही कहा था कि टेंस आपको सीखना है तो आपको ऐसे सीखना है कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ें, आपको सेंटेंस बनाने आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए देखिए, टेंस को समाप्त करने के लिए तो टेंस को एक लेक्चर में समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। कोई भी टीचर या कोई भी जो जानता है उसे बोल देने में क्या लगा है, ठीक है, बोल देंगे, आप लिख लेंगे, लेकिन मुद्दे की बात है कि आप उसे कितना देर यूज़ कर पाते हैं, आप उसे कितना यूटिलाइज़ कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, आपको सेंटेंस दिया गया, ठीक है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, ठीक है। चलिए, आप इसको पहले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो मैंने काम किया था आप भी वही काम करेंगे, बिना कुछ सोचे हुए ऐसे घेर लेंगे, मैं आपके बारे में जानता हूँ, ठीक है। मैं क्या इंग्लिश आई। चलिए, अब आई के बाद वर्ब का कौन सा रूप पहला या पांचवा, पहला रूप। जानना का इंग्लिश नो। आपका वाक्य बन गया, आपका टेंस का काम हो गया, टेंस यहीं तक है, इसके आगे टेंस नहीं है। बारे में का इंग्लिश होता है क्या सर, अबाउट। क्या होता है बारे में का, अबाउट। और आपके का इंग्लिश आपका यू, तो क्या बन गया, आई नो अबाउट यू। देखिए बन गया सेंटेंस, सॉरी ABOUT, आई नो अबाउट यू, बन गया सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर ऐसा होता मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा होता मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं क्या लिखता, आई डू नॉट नो अबाउट यू। कौन सा स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर, आई डू नॉट नो अबाउट यू, बन गया, ठीक है। सेंटेंस को देखिए, कुछ भी करके आपको सवाल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है ती है आ रहा है तो बीच में एक्स्ट्रा चीज़ों को डाला जाता है, आपको उन्हें इंग्लिश में लास्ट में लिखना है। अगर आपको किसी भी वाक्य का जिसके अंत में ता है ती है ते है, अगर आपको उसका इंग्लिश करना है तो आपको शुरू से लेके अंत तक वाली चीज़ों को कैच करना होता है, फिर उसे मिक्स करके आपको आगे लिखना होता है। समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि इस पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इस पर अगर क्लास होता तो मैं प्रैक्टिस सेशन करवाता, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस सेशन का मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे प्रैक्टिस सेशन दूँ, तो फिर भी ठीक है, जो इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं कोशिश करूँगा मैं कुछ इस पर स्ट्रक्चर या स्टोरीज़ में आपको सेंड कर दूँ, आप उसे लिखने की कोशिश करें, ठीक है। प्रैक्टिस से चीज़ें आगे आती हैं। और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर जानना और स्ट्रक्चर को यूज़ करना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग अभी आराम से सीखेंगे स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस पे आज आप अपने मन में भी वाक्य सोच सकते हैं जिसका अंत में ता है ती आता है, या फिर कहीं कोई सेंटेंस अगर देखें तो उसे बनाने का प्रयास करें। आप देखें कि आप बना पाते हैं या नहीं। अगर हाँ आपसे सवाल बन रहा है, अगर आपको वर्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए ये एक अलग बात होती है, उस पर हम लोग आगे वर्क कर सकते हैं कि वर्ड को कैसे ठीक करना है। बट पहले आपको स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि नो को कहाँ लिखना है, अबाउट को कहाँ लिखना है, यू को कहाँ लिखना है। ये प्रॉब्लम पहले समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, फिर आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं जो टेंस के बारे में बताऊंगा ये सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। स्पेशली ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए भी फ़ायदेमंद है, रिटन इंग्लिश के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आज मैं जो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा मैं कम रखता हूँ, शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है, ताकि जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाए तो भाई लोगों को कुछ और ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने फ्रेंड्स से अगर उनको इंग्लिश, अगर वो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हैं लेकिन इंग्लिश लिखने में या बोलने में उन्हें
प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए और आप 10th का सेक्शन ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो मैं अपने अगले वीडियोज़ में मैं 10th को लेके आगे बढ़ाऊंगा। आज का ड्यूरेशन थोड़ा स्लो था, मैं अगले वीडियो को थोड़ा सा लेंथ दूंगा, थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और मैं 10th आपको पूरी तरह से, ये आप मुझसे निश्चिंत रहे, मैं 10th आपको बहुत ही बेहतर तरीके से दे के जाऊँगा। कुछ ना कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लगेगा। तब तक मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, गुड डे।